आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पैडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, खासकर उन बच्चों के लिए जो DSSB PRT एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा क्यों है मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इस वीडियो में हम और इस जैसी आगे आने वाली सभी वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चन करेंगे जिसमें DSSB PRT पेपर 2 में जितने भी आपके PY के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ख़ासकर आपका टीचिंग मेथडोलॉजी वाले पार्ट से, जिसे पेपर 2 के नाम से जाना जाता है। इसके सारे PY के क्वेश्चन हम कवर करेंगे लगभग 2014 से लेकर 2022 तक। आपके अभी तक जितने एग्ज़ाम हुए, चाहे वो ऑनलाइन मोड का हो या वो ऑफलाइन मोड का हो, वो सारे हम पेपर 2 के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो इससे आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आखिर पेपर 2 में क्या पूछा जाता है, क्योंकि जो पेपर 2 की वेटेज है खासकर DSSB में, वो आपका 100 नंबर का आता है, और 200 नंबर के पेपर में आपका सीधा 100 नंबर का आपका इसी से पूछा जाता है। और अभी तक देखा गया है कि DSSB में कई सारे क्वेश्चन का रिपीटेशन ट्रेंड भी चला है, कि कई क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गए होते हैं, है ना। भले ही उनका ऊपर का क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बदल के रिपीट हुए हों, बट रिपीट हुए हैं, तो ये आपको PYQ करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आप हमारी इसी कुछ की मतलब इसी प्रैक्टिस सेशन की तरह और भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पैडागोजी नाम से इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, जो कि टेलीग्राम पर है, जिसमें हम डेली रात को 9 बजे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, पैडागोजी हो गया, CDP हो गया, इसी इन टॉपिकों से मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे आपको अपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और बेहतर हो जाती है। उसके लिए हमने लिंक नीचे दे रखी है। साथ ही साथ अगर आप जो प्रैक्टिस सेशन है उनकी PDF या अदर टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पैडल अप ऑफिशियल इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसकी लिंक भी हमने नीचे दे रखी है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर कि डैश शिशु और देखभालकर्ता के बीच पारस्परिक स्थायी संबंध है। क्या वो लगाव है, समझौता है, प्रतिस्थापन या दंड है। तो यहाँ बात करें अगर हम इस शिशु और देखभालकर्ता के बीच पारस्परिक संबंध क्या दिखाता है, तो ये सीधा सीधा आपका लगाव दिखाता है, जिसे हम अटैचमेंट के नाम से जानते हैं। अगर इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करें तो अटैचमेंट थ्योरी किसने दी थी, तो ये आपकी जॉन बॉल्बी ने दी थी। ठीक है, इन्होंने 4 अटैचमेंट्स के बारे में बात करी थी। इन्होंने किसके काम को आगे बढ़ाया था, इन्होंने एरिक्सन के काम को आगे बढ़ाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार इन पे भी स्टेटमेंट बेस्ड या सीधा नॉर्मल ट्रेंड में क्वेश्चन आ जाते हैं। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि आपको बताना है कि बाल्यावस्था में मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में सहकर्मी संबंधों के सकारात्मक प्रभाव क्या हैं। जैसे जैसे बच्चे जो है माता पिता के प्रभाव से दूर होने लगते हैं, सहकर्मी मतलब पीयर ग्रुप नए दृष्टिकोण खोलता है और उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए मुक्त करता है। दूसरा कथन कहता है कि कुछ नस्लीय और जातीय समूह के सदस्य के प्रति प्रतिकूल अभिवृत्ति को पुनर्बलित करने की प्रवृत्ति। तो यहाँ आपको बताना है कि दोनों सही हैं, पहला सही दूसरा सही है, दोनों गलत। तो यहाँ अगर बात करें कि बाल्यावस्था मतलब चाइल्डहुड की, तो बिल्कुल सही है। चाइल्डहुड में बच्चा क्या करता है, माता पिता से हल्का हल्का दूर, क्योंकि वो उसका सोशल कांटेक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, तो माता पिता से दूर जाकर अपने पीयर ग्रुप की सुनना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ कथन एक बिल्कुल सही है। बट अगर कथन 2 की बात करें, कुछ नस्लीय एवं जातीय समूह के सदस्य के प्रति स्पेसिफिक कुछ नस्लीय या जाति को आपने अगर स्पेसिफाई कर दिया, उनकी प्रतिकूल अभिवृत्ति को पुनर्बलित करना, ये चीज़ यहाँ प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो सही आंसर हो जाता है वो ओनली 1 इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट इज़ नॉट रिलेटेड टू जेंडर स्कीमा थ्योरी। अगर बात करें कि जेंडर स्कीमा थ्योरी से किसका नाम नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो है आपके सिगमंड फ्राइड। क्यों? क्योंकि इन्होंने मनोलैंगिकता के ऊपर बात करी है, इन्होंने जेंडर स्कीमा थ्योरी के ऊपर बात नहीं करी। ये बात आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिपक्वता का वर्णन करता है। यहाँ स्पेसिफिक वर्ड है, किसके बारे में पूछा गया, वो है आपका परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी के बारे में। तो पहला कथन कहता है कि इस प्रक्रिया में आमतौर पर दोनों लिंगों के बीच लगभग 4 वर्ष लगते हैं। ठीक है, यौवन के दौरान लड़कों एवं लड़कियों दोनों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में किशोरावस्था में समृद्धि मतलब स्प्रट, ग्रोथ स्प्रट के नाम से जानते हैं, की तीव्रता शामिल है। तो यहाँ अगर मैं पहले स्टेटमेंट की बात करूँ कि दोनों लिंगों को परिपक्व होने में 4 वर्ष लगते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष लगते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लड़कियों में परिपक्वता मैच्योरिटी पहले आती, प्यूबर्टी पहले आती है। ठीक है, आपका कब आती है, वो 10 से लगभग 12 साल दिया है आपका, है ना। और लड़कों की बात करें तो 12 से 14, तो 10 से 12 या 12 से 14, यहाँ 2 साल ही लगते हैं, आपको 4 साल कभी नहीं लगते। अगर दूसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट की बात करें तो ये बिल्कुल आपका ग्रोथ स्पर्ट आपको किशोरावस्था में देखने को मिलता ही मिलता है। तो यहाँ केवल आपका ऑप्शन नंबर ओनली 2 स्टेटमेंट इज़ ओनली 2 इज़ करेक्ट।
है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि जन्म आघात क्या है। ठीक है, क्या ये जन्म के 15 दिनों के अंदर लगने वाली चोट है, जन्म के 2 दिनों के अंदर लगने वाली चोट है, जन्म के समय लगने वाली चोट है, या जन्म के 5 दिनों के अंदर लगने वाली चोट है। जो जन्म आपका आघात है वो आपका बर्थ टाइम पे जो चोट लग जाती है उसे बोलते हैं, है ना, बर्थ ट्रॉमा के नाम से जानते हैं इसको हम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन चाइल्ड बर्थ, कि चाइल्ड बर्थ की कितनी स्टेजेस हैं। तो यहाँ आपको ये 2 बातें मैंने बतानी है। सबसे पहले आपको प्री नेटल स्टेजेस ये करना ही करना है। इसकी 3 अवस्थाएं मैंने पढ़ाया है, आपको एक वीडियो भी सेपरेट इस पर डाली हुई है, आप चाइल्ड डेवलपमेंट वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं कि आपकी अगर बात करें प्री नेटल की 3 अवस्थाएं, जर्मिनल हो गया, ठीक है, आपका एम्ब्रियो हो गया, आपका फीटल हो गया। अगर बात करें आपकी चाइल्ड बर्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो ये आपकी 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी अवस्थाएं, डायलेशन हो गया, एक्सपल्सन हो गया, आपका टोटल एक्सपल्सन हो गया, आपका रिकवरी हो गया। इन्हीं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि लीवर पेन कब उठता है, तो डायलेशन में उठता है। अगर पूछा जाए कि बच्चे का जन्म किस अवस्था में होता है, तो आपका एक्सपल्सन में होता है। अगर पूछा जाए कि आपका प्लासेंटा कट किस में करी जाती है, तो आपका कहीं ना कहीं जब बच्चे का जन्म होगा एक्सपल्सन में, वहीं में आपकी प्लासेंटा कटेगी। अगर पूछा जाए कि प्लासेंटा का कुछ भाग छोड़ दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बेली बटन के नाम से जानते हैं। ये लगभग 2-3 हफ्ते में ऑटोमेटिकली बच्चे की नाभि से अलग हो जाता है। इतनी मैंने आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज दी है, आई होप कि आप इसे नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं किसी फॉर्मेट में क्वेश्चनों में पूछी गई है, तभी मैंने आपको बताई है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के प्रति मित्रता का लाभ है। बच्चे मित्रों के साथ स्कूल जाना आनंद लेते हैं उस चीज़ का, या मित्रता मदद और आत्म सत्यापन का एक स्रोत है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको दोनों स्टेटमेंट एक पॉजिटिव वाइब्स दे रहे होंगे, तो यहाँ आपका बोथ आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या फोबिया आपत्तियों और घटनाओं का तीव्र अतार्किक भय है। ठीक है, यह डिप्रेशन डिसऑर्डर है। फोबिया जानवरों, प्राकृतिक वातावरण, गरज, अंधेरे आदि का हो सकता है। अवसाद भय आशंका की सामान्यीकृत भावनाओं के साथ बढ़ती हुई उत्तेजना है। तो यहाँ डिसऑर्डर है, ये बात बिल्कुल सही है। फोबिया जानवरों से होता है, प्राकृतिक वातावरण से होता है, अंधेरे गरज इन सब से होता है। अगर बात करें पहले ऑप्शन की, फोबिया आपत्तियों या घटनाओं, तो फोबिया किसी आपत्तियों का कोई भय नहीं है। हमें आपत्तियों से भय नहीं, बट ऐसी चीज़ों से भय होता है जिसमें कहीं ना कहीं हमने नहीं, जैसे अंधेरे में हम बच्चों को कह के नहीं डराते वहाँ कोई होगा मत जान, तो कहीं ना कहीं ये फोबिया का रूप ले लेता है। किसी को जल से फोबिया होता है, मतलब पानी से बहुत डर लगता है, पानी में ऊपर से ऊंचाई से किसी को डर होता है। पहला वाला ऑप्शन इसलिए हमारा कट जाता है क्योंकि यहाँ आपत्तियों का जिक्र है। अगर बात करें फोर्थ ऑप्शन की, अवसाद भय आशंका की सामान्यीकृत भावनाओं को बढ़ाने की उत्तेजना दे, सामान्यीकृत भावनाओं के साथ बढ़ती हुई उत्तेजना नहीं है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वो है आपका सेकंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि स्वयं का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विशेषताओं का समूह है। स्वचिंता, स्वपरिभाषा, स्वप्रेरणा, स्वधारणा। तो यहाँ कुछ की पॉइंट क्वेश्चन से आपको उठाने होंगे, वो क्या है। यहाँ वर्णन किया जा रहा है किसका, स्वयं का। जब स्वयं का हम वर्णन करेंगे तो उसको स्वपरिभाषा में डालेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ऑप्शन कैसे उठाया। ये कहीं ना कहीं आपको ट्रिक आजमानी पड़ेगी कि कीवर्ड को आपको पकड़ना पड़ेगा, वही आपको ऑप्शन तक ले जाएगा, सही है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि चाइल्ड व्हाट इज जेंडर कंसिस्टेंसी, है ना, चाइल्ड्स अवेयरनेस अबाउट हिज और हर बीइंग सेक्स बीइंग सेम ऑलवेज, मतलब बच्चे को इस चीज़ का अवेयर होता है कि जो सेक्स है वो कहीं ना कहीं जो मेरा सेक्स है वो हमेशा समान रहता है हर परिस्थितियों में, है ना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेक्स कैटेगरी कंसिस्टेंसी। तो यहाँ जो दोनों स्टेटमेंट है वो अपने आप में ट्रू है ना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है बोथ। और इस अवेयरनेस को क्या कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सेक्स कैटेगरी कंसिस्टेंसी, है ना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि पूर्व संक्रियात्मक विचार के संदर्भ में प्रतीकात्मक कार्य क्या है। यहाँ आपको एक दिमाग में झट से क्लिक होना चाहिए। अगर बात करिए पूर्व संक्रियात्मक की, तो यहाँ प्याजे की जिक्र है। प्याजे की दूसरी अवस्था है, दूसरी अवस्था में 2 उपावस्थाएँ भी हैं, है ना। प्याजे की पहली अवस्था की 6 उपावस्थाएँ हैं, दूसरी अवस्था की अगर टाइम पीरियड पूछे 3 से 7 साल। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट कहता है प्रतीकों को या मानसिक रिप्रेजेंटेशन का उपयोग करने की क्षमता, और दूसरा कहता है कि प्रतीक बच्चों को शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना उन्हें याद करने और उनके बारे में सोचने में मदद करता है। तो पहला तो सही है यहाँ पर, क्यों सही है, क्योंकि यहाँ बात की है प्रतीकों का रिप्रेजेंटेशन की। बच्चा मान लो बॉल देखता है तो कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंटेशन है बॉल का, ठीक है, तो वो देख के उसकी सोच उपयोग करने की क्षमता है रिप्रेजेंटेशन की। बट अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें कि वस्तु वहाँ मौजूद नहीं है फिर भी वो उसके बारे में सोचे जा रहा है, तो ये आपकी चौथी अवस्था अमूर्त चिंतन की अवस्था कहलाती है।
है ना कि आपकी पूर्व संक्रियात्मक मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ केवल आपका ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अगर नहीं है तो आप क्लियर करें इन्हें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब अर्ली चाइल्डहुड में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में मन के विकास का सिद्धांत क्या है? यह मस्तिष्क की परिपक्वता और संज्ञान में सुधार को दर्शाता है। आनुवांशिकता और पर्यावरणीय प्रभाव विकास में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कहीं ना कहीं आपका जो मेंटल या कॉग्निशन ग्रोथ है, कॉग्निटिव ग्रोथ आपकी मेंटली होती है, वो आनुवांशिकता और पर्यावरण का दोनों का मिला जुला रूप है, जिसमें पियाजे ने भी बात करी है कि आनुवांशिकता का फर्क पड़ता है मैच्योरिटी का, तो आपका कहीं ना कहीं वातावरण भी इफेक्ट डालता है ना। और संज्ञान में सुधार को दर्शाता है, मानसिक परिपक्वता, बिल्कुल सही बात है। यहाँ दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं, है ना। और यहाँ एक अगर आप वुडवर्ड की बात करें तो उन्होंने कहा भी था कि डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इन दोनों का क्या है, अन्योन्य क्रिया का परिणाम है जो विकास है। आई होप आपको ये सारी बातें पता होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बाई विच प्रोसेस इन्फेंट एंड केयर गिवर कम्युनिकेट इमोशनल स्टेट्स टू ईच अदर। मतलब जो बच्चा है, शिशु है, और उसका जो केयर गिवर है, ठीक है, जैसे जो पालने वाला चाहे हो सकता है उसकी माँ हो या अदर कोई हो, उससे जो इमोशनली स्टेट में कम्युनिकेट करता है तो किसको दर्शाता है? सेपरेशन रेगुलेशन को, म्यूचुअल रेगुलेशन को, डिस्टिंक्ट को या डिटैचमेंट को। तो आपको पता है कि अगर केयर गिवर और बच्चा इमोशनली कम्युनिकेट कर रहा है तो उसका कहीं ना कहीं म्यूचुअल रिलेशनशिप या म्यूचुअल रेगुलेशन को दर्शाता है ये चीज़। और इसे ही हम लगाव या अटैचमेंट के नाम से जानते हैं, जो जॉन बॉल्बी ने दिया था, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि शिशु विकास के बैली स्केल, आपको स्केल भी पढ़नी है कि बच्चा जब जन्म लेता है कौन कौन सी स्केल हैं उसे उसके विकास को मेजर करने के लिए। आपका एबगर हो गया, बैली हो गया, है ना, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो अगर बैली स्केल की मान है तो कौन सा एकदम सही है? 3 महीने का बच्चे में पीछे से मुड़ता है, और जो 9 महीने का बच्चा है वो खुद से खड़े होने की स्थिति में उठता है। तो यहाँ जो बैली स्केल या नॉर्मल जनरल साइकोलॉजी की मान है, ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर मतलब बोथ आर ट्रू। ओके, आई होप कि आपने पढ़ा होगा जो डेवलपमेंट के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि बच्चा गर्दन कितने महीने में उठाना सीख जाता है ना, या करवट लेना कब सीखता है, चलना कब सीखता है, या पहला शब्द बच्चे की किस साल में आता है, इन सब के बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ पढ़िएगा। अगर आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, आप उनसे कर सकते हैं। DTEL+ भी ऑलरेडी क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके माध्यम से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में पेशीय विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मध्य बाल्यावस्था में इससे में सुधार होना जारी रहता है, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है चाइल्डहुड में जो शारीरिक डेवलपमेंट है, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट है, मध्य बाल्यावस्था में इसमें सुधार होना जारी रहता है। मतलब जो आपके मिडिल चाइल्डहुड है वो शारीरिक विकास में कहीं ना कहीं सुधार होता है। 6 वर्ष की उम्र में बच्चे दूर से फेंकी गई छोटी छोटी गेंदों का रास्ता रोक सकते हैं और आँक सकते हैं और रोक सकते हैं। तो अगर बात करें कि आपको मिडिल चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, बट अगर यहाँ बात करिए सुधार जारी रहता है, तो बिल्कुल जो आपकी स्किल या मोटर या फाइन स्किल डेवलप हुई हैं उनमें आपको कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा। तो ये बात पहली सही है। बट अगर बात करें कि 6 वर्ष का जो बच्चा है वो आपका दूर से फेंकी गई छोटी गेंदों का रास्ता जो है आँक सकता है, तो ये बात आपकी गलत है ना। ये बात यहाँ गलत हुई क्योंकि 6 साल का बच्चा इस काबिल अभी नहीं होता है। तो यहाँ ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे आपके बेहतरीन DTEL+ PYQ के कुछ क्वेश्चन, वो भी पेपर 2 से रिलेटेड। आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर 2 में पूछे गए हैं, है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट आपने बेसिक पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़िएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट करना। इससे रिलेटेड और भी वीडियो पहले ही आ चुकी हैं DTEL+ में, और अब से जो सीरीज़ है वो आपके सारे PYQ क्वेश्चन कवर करेंगे। मैंने अभी बता दिया 2014 से लेकर आपके 2022 तक जो एग्ज़ाम अभी DTEL+ में PRT स्पेशली करा है। उसके साथ ही अगर आप चंडीगढ़ PRT की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट हमारे PYQ क्वेश्चंस की अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा चंडीगढ़ का टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, जो किसी में 10 नंबर या 15 नंबर का ना आना है, वो भी हमने प्लेलिस्ट के माध्यम से कवर कराया है। और ये वो प्लेलिस्ट है DTEL+ PRT का जो हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो चुके हैं और कुछ होना अभी बाकी है, और ये कंटिन्यू आते जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं कि सारे कवर हो गए, जो ज़रूरत पड़ेगी या जो आप लोगों की डिमांड होगी वो आता जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप जो पैडा कुछ नाम से ग्रुप है हमारा, उस पर हम डेली प्रैक्टिस कुछ कंडक्ट कराते हैं, वो भी ज्वाइन करिएगा, उससे और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी।
आई होप कि ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।